नेपाल में बाढ़ की तबाही के बाद सवाल उठ रहे हैं। 26 अगस्त की सुबह जो हुआ उसका हमने पूरा एनालिसिस किया। उसे देखकर पहला सवाल यही उठता है कि आखिर इतनी बड़ी बाढ़ आई कहां से? क्या सामान्य मानसून से इतनी बाढ़ आ सकती है? क्या बादल फटा था? क्या कोई ग्लेशियल झील अचानक फट गई? क्या ग्लेशियर का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिरा? या फिर चीन और नेपाल के पहाड़ों में तेज़ी से हो रहे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स ने हिमालय का नेचुरल संतुलन बिगाड़ दिया है और ये इतनी बड़ी तबाही में बदल गया? इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए पिछले 24 घंटे में कई अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, लेकिन अब सैटेलाइट तस्वीरों और वैज्ञानिक एनालिसिस से तस्वीर धीरे धीरे साफ हो रही है। सबसे पहले ये सामान्य बारिश की बाढ़ नहीं थी। नेपाल के रासुआ इलाके में जिस समय भोटेकोशी नदी अचानक उफनी, वहाँ उस समय वैसी भारी बारिश नहीं हो रही थी जो इतनी बड़ी फ्लैश फ्लड पैदा कर सके। उस वक्त तो आसमान में धूप निकली थी और पिछले दिनों भी कोई खास बरसात नहीं हुई। नेपाल के डिपार्टमेंट ऑफ हाइड्रोलॉजी और मेट्रोलॉजी ने भी कहा है कि रासुआ में मंगलवार और बुधवार को ऐसी भारी बारिश हुई ही नहीं थी। यानी ये फ्लड ऊपर पहाड़ों में अचानक पैदा हुई किसी विशाल वाटर रिलीज इवेंट का नतीजा था। इसलिए इसे सामान्य मानसून फ्लड कहना गलत होगा। अब सवाल ये है कि क्या ये हिमालय के पहाड़ों में क्लाउड बर्स्ट यानी जिसे बादल फटना कहते हैं वो हुआ? लेकिन अब तक तो जो भी सबूत मिल रहे हैं तबाही के, उसमें बादल फटने जैसे घटनाओं का कोई हाथ नहीं लग रहा है। क्लाउड बर्स्ट में बहुत कम समय में एक छोटे से इलाके में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बारिश होती है और उसी से अचानक फ्लड आता है जिसे फ्लैश फ्लड कहते हैं। लेकिन यहाँ आई विटनेस, रिवर ऑब्जर्वेशंस और मेट्रोलॉजिकल डेटा एक अलग कहानी बताते हैं। बाढ़ आने से पहले रासुआ में ऐसी भारी बारिश नहीं हुई थी। इसके अलावा पानी अचानक ऊपर की तरफ से एक बड़ी दीवार की तरह बहकर पहाड़ों से नीचे आता दिखाई दिया। ये इतना तेज़ और विशालकाय था कि लोगों को 1 मिनट भी संभलने का मौका नहीं मिला। कई फीट ऊंची समुद्री लहरों जैसा माउंटेन डेवलपमेंट के मुताबिक त्रिशूली नदी के गालची इलाके में वाटर लेवल 30 मिनट में करीब 9 मीटर तक बढ़ गया। ये किसी सामान्य बारिश वाली फ्लड वेव की तुलना में बिल्कुल अलग था। इसलिए बादल फटने के बाद ऐसी भयानक बाढ़ नहीं आती, वो भी ऐसी जो नेपाल के कई इलाकों को उजाड़ कर चली जाए। तो क्या हिमालय के पहाड़ों में ग्लेशियल लेक बर्स्ट हुआ? बाढ़ के शुरुआती घंटों में नेपाल के अधिकारियों और वैज्ञानिकों ने ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड यानी GLOF की संभावना पर गंभीरता से सोचा, क्योंकि नेपाल तिब्बत बॉर्डर के इस इलाके में कई बर्फीली झीलें हैं जो पहाड़ों में कहीं न कहीं बनी हुई हैं। और अगर किसी ग्लेशियर के पास बनी झील की प्राकृतिक दीवार टूटती है तो लाखों क्यूबिक मीटर्स पानी अचानक नदी में गिर सकता है। इसे कहते हैं ग्लॉफ यानी ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। लेकिन सैटेलाइट एविडेंस अभी सीधे ही साबित नहीं कर रहे हैं कि ग्लेशियर में बनी कोई झील फटी होगी। इसके बजाय सैटेलाइट तस्वीरों का एनालिसिस बताता है कि लगभग 5200 मीटर की ऊंचाई पर ग्लेशियर का निचला हिस्सा टूट गया। ये आइस मास यानी बर्फ़ का पहाड़ करीब 1200 मीटर नीचे घाटी के तल में गिरा और नीचे गिरते समय अपने साथ बर्फ़, चट्टान, मिट्टी और बाकी मलबा लेकर आया। यानी ये सिर्फ बर्फ़ गिरने की घटना नहीं थी, ये एक मैसिव आइस रॉक एवलॉन्च बन गया। ये एवलॉन्च लिंडेखोले नदी के इलाके में पहुंचा। इसने नदी को अस्थायी रूप से ब्लॉक कर दिया, यानी एक तरह का नेचुरल डैम बन गया। ऊपर से आने वाला पानी इस ब्लॉकेज के पीछे जमा होता रहा। फिर जब ये नेचुरल ब्लॉकेज टूटा और अचानक जमा हुआ पानी, बर्फ़, पत्थर और मलबा एक साथ नीचे की ओर दौड़ पड़ा, तो यही बना मैसिव फ्लैश फ्लड। काठमांडू पोस्ट और नेपाल के डिज़ास्टर अथॉरिटीज़ की शुरुआती सैटेलाइट असेसमेंट भी इसी तरह के बर्फ़ और मलबे और उसके बाद अचानक पानी के बहाव की ओर इशारा करती है। लिंडेखोला नदी ही नेपाल के रासुआ में भोटेकोशी नदी कहलाती है।
या फिर त्रिशूली नदी में आकर मिलती है और इसी त्रिशूली नदी ने नेपाल के कई निचले इलाकों में भयंकर तबाही मचाई। ऐसा भी बताया जा रहा है कि जिस वक्त बाढ़ आई उससे कुछ वक्त पहले भूकंप के हल्के झटके आए थे। तो क्या भूकंप ने ग्लेशियर को हिलाया और तोड़ डाला जो झील में आकर गिरा? शुरुआती रिपोर्ट्स में भूकंप करीब 4.4 की तीव्रता वाला था। नेपाल के विदेश मंत्री ने भी शुरुआती जानकारी के आधार पर कहा था कि अर्थक्वेक ने एवलांच को ट्रिगर किया हो सकता है, लेकिन बाद में तस्वीर बदली। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने कहा है कि जिसे पहले अर्थक्वेक समझा गया था वो वास्तव में ग्लेशियर, चट्टानों और मलबों के टकराने से पैदा हुआ कंपन था। देखिए पहाड़ की कितनी बड़ी बड़ी चट्टानें सैलाब किसी खिलौने की तरह बहाकर ले जा रहा है। जब बाढ़ का पानी कम हुआ तब पता चला कितना ताकतवर सैलाब था। वो इस पहाड़ी चट्टान को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है। हालांकि भूकंप की वजह से ग्लेशियर गिरा ये साबित नहीं हुआ, बल्कि ग्लेशियर के बड़े हिस्से गिरे जिससे भूकंप जैसे सिग्नल पहाड़ों में पैदा हुए। अब आखिरी और सबसे बड़ा सवाल, क्या चीन के हाइड्रो पावर कंस्ट्रक्शन की वजह से ये तबाही आई? क्योंकि बाढ़ ने रासुआ और त्रिशूली कॉरिडोर के कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया है। नेपाल का करीब 12% हाइड्रो पावर प्रोडक्शन तबाह हो गया है। कई ऑपरेशनल और अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स प्रभावित हुए हैं। ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर भी बर्बाद हो गया है। लेकिन अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है कि नेपाल चीन बॉर्डर पर होने वाले चीन के हाइड्रो पावर कंस्ट्रक्शन की वजह से हिमालय के पहाड़ों का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ा हो, जिसकी वजह से ये बाढ़ आई। हालांकि चीन के कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ने इस इलाके के इकोलॉजिकल बैलेंस को बिगाड़ दिया है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स फ्लड के विक्टिम्स भी हैं और सैलाब के शिकार हुए और बर्बाद हुए। कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इस बेहद नाजुक हिमालयन टेरेन में बने हुए हैं। सड़कें बन रही हैं, पहाड़ों को काट कर सुरंगें बनाई जा रही हैं, पहाड़ों को तोड़ने के लिए विस्फोटकों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे कई पहाड़ प्रभावित हुए हैं, असंतुलित हुए हैं। कुछ एक्सपर्ट्स ये सवाल उठा रहे हैं कि हो सकता है अंधाधुंध निर्माण ने तबाही को और ज़्यादा बढ़ा तो नहीं दिया। रॉयटर्स से बात करने वाले जियो साइंटिस्ट ने भी कहा है कि कंस्ट्रक्शन की संभावित भूमिका की जांच होनी चाहिए। हालांकि चीन की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि तबाही का एपिसेंटर नेपाल चीन बॉर्डर के ठीक पास है। सैलाब का उफान तिब्बतन की तरफ से लिंडो खोले के रास्ते आया और इस घटना ने एक बहुत बड़ी समस्या सामने ला दी, क्रॉस बॉर्डर अर्ली वार्निंग सिस्टम की कमी। नेपाल में अधिकारियों को अचानक आई इस फ्लड वेव की पहले से जानकारी नहीं थी। बाढ़ की इस तूफानी रफ्तार और इसकी अर्ली वार्निंग चीन की तरफ से दी ही नहीं गई। इतनी तेज़ फ्लड वेव में अगर अपस्ट्रीम से रियल टाइम इन्फॉर्मेशन मिलती तो निचले इलाकों में रहने वालों को अगर कुछ मिनट पहले चेतावनी मिलती तो कई जान बचाई जा सकती थी। इसी घटना के बाद नेपाल और चीन ने रियल टाइम डेटा शेयरिंग बढ़ाने पर सहमति जताई है। क्लाइमेट चेंज ने भी नेपाल के हिमालयों को प्रभावित किया है। हिमालय तेज़ी से गर्म हो रहे हैं, ग्लेशियर्स कमज़ोर होने लगे हैं और पिघलने लगे हैं, पहाड़ी ढलानें अस्थिर हो रही हैं और जब ग्लेशियर तेज़ी से रिट्रीट करता है तो उसके आसपास बर्फ़, चट्टानें और वाटर सिस्टम्स बन सकते हैं। इससे एवलांच, लैंडस्लाइड और ग्लोव जैसे खतरे बढ़ने लगते हैं। नेपाल के लिए खतरा अभी टला नहीं है। तिब्बत में एक और झील है जो कभी भी ऐसे ही बर्बादी की वजह बन सकती है। चीन की वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री के मुताबिक इस झील में अभी 2 मिलियन क्यूबिक मीटर्स पानी भरा है जो अगले 72 घंटों में 3 मिलियन क्यूबिक मीटर्स तक बढ़ सकता है। ऐसी स्थिति में ये झील फट सकती है। ये बैरियर झील नेपाल में चोचेनखोला और प्रूपू सोंगपो नदियों के संगम के पास बनी है। इन नदियों का उद्गम तिब्बत में होता है। दोनों नदियां आपस में मिलने के बाद नेपाल में आती हैं, जहां इन्हें भोटेकोशी नदी के नाम से जाना जाता है। भोटेकोशी आगे जाकर त्रिशूल नदी की प्रमुख ऊपरी सहायक नदी बनती है। यानी अगर ये झील अचानक टूटती है तो इसका असर सिर्फ स्थानीय इलाके तक सीमित नहीं रहेगा। पानी का तेज़ बहाव नीचे की ओर जा सकता है। चीनी अधिकारी इस झील की लगातार निगरानी कर रहे हैं। इसके साथ ही झील के फटने के बाद सैलाब किस दिशा में और कितनी तेज़ी से जाएगा, इसका अनुमान लगाने के लिए फ्लड सिमुलेशन और हाइड्रोलॉजिकल एनालिसिस किया जा रहा है। लेकिन खतरा सिर्फ नई झील का नहीं है। ये चेतावनी उस भयानक बाढ़ के ठीक एक दिन बाद आई है जिसने बुधवार सुबह नेपाल चीन सीमा के आसपास के इलाकों में भारी तबाही मचाई थी। अगर इस प्राकृतिक झील की दीवार अचानक टूटती है तो इसमें जमा लाखों घन मीटर पानी एक साथ नीचे की ओर आएगा।
ये एक अचानक और बेहद तेज़ बाढ़ का रूप लेगी। इसका असर फिर से भोटेकोशी और उसके निचले रिवर सिस्टम के किनारे बसे इलाकों, सड़कों, पुलों और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर पर पड़ सकता है। यानी नेपाल अभी बुधवार की बाढ़ से पूरी तरह उभर भी नहीं पाया है और उसके सामने एक दूसरा खतरा खड़ा हो गया है। सबसे अहम बात, अभी ये निश्चित नहीं है कि बैरियर लेक कब और किस स्तर पर टूटेगी, लेकिन अगले 3 दिनों में इसमें आने वाले अतिरिक्त पानी ने खतरे को बेहद गंभीर बना दिया है। यानी नेपाल के लिए बाढ़ का संकट अभी खत्म नहीं हुआ है। एक नई प्राकृतिक झील अब अगले खतरे की वजह बन सकती है।